हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट यानी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 1882 के सेक्शन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 1 से लेकर 3 आप खुद से देख लीजिएगा और अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आ जाएगा, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया है। तो सेक्शन 4 में बोल रहा है कि जब भी आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं यानी जब भी आप न्यास बनाते हैं तो आप हमेशा लॉफुल पर्पस यानी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए ही बनाते हैं। जाहिर सी बात है, आप कोई भी इलीगल काम यानी इलीगल पर्पस के लिए तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही बोल रहे हैं कि अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं और अगर आप उसको लॉफुली क्रिएट कर रहे हैं तो ही वो वैलिड है, नहीं तो वो वॉइड हो जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको ये बताएगी कि आपका पर्पस लॉफुल है कि अनलॉफुल। देखिए, मैंने पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी आप जो भी ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब कानून ने उस विषय पर उस बात पर रोक ना लगाई हो। दूसरा, ऐसी प्रकृति का हो कि यदि अनुज्ञात किया जाए तो वो विधि के बंदों को विफल कर देगा। अगर आप ऐसा ट्रस्ट बना रहे हैं जो कि अनलॉफुल है, यानी कि विधायिका यानी संसद ने जो कानून कुछ सोच के बनाया है, कुछ पर्पस से बनाया है, और आप अगर उस ट्रस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो फिर उसके कानून बनाने का पर्पस मकसद क्या रहा। यानी जो संविधान में जो संसद ने कानून बनाए हैं वो कुछ सोच के ही बनाए हैं कि नागरिक उनका पालन करें, उस पर चलें, और अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं और अनलॉफुली आगे बढ़ते हैं तो फिर विधायिका के कानून बनाने का यानी विधि बनाने का मकसद ही बेकार है। तो इसका मतलब यही है कि एक तो वो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए आपका जो ट्रस्ट है। आप किसी ऐसे जब सब्जेक्ट पर ना बनाएं जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, या ऐसा नेचर का नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसको बना देते हैं बाद में तो वो विधि के बंदों को विफल कर देगा। और इसके बाद थर्ड नंबर है कि वो कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे किसी के शरीर को, किसी की संपत्ति को क्षति हो जाए। और नेक्स्ट है कि न्यायालय उसे अनैतिक और अगर लोक नीति के विरुद्ध घोषित कर देता है तो उस पर आप ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें आप देख लीजिएगा, आपके बैरेक्ट में भी होगी और जहाँ मैंने मार्क कर रखा है आप भी उन्हें मार्क कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि अगर आप ऐसा ट्रस्ट बना रहे हैं जिसका आपका जो पर्पस है वो अनलॉफुल है तो आपका जो ट्रस्ट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन वो ये भी बता रहा है कि अगर आप दो पर्पस के लिए ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप दो चीज़ों के लिए या फिर दो अलग अलग ट्रस्ट बना रहे हैं, उसमें से एक लॉफुल है और एक अनलॉफुल है, और ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। यानी अगर आप लॉफुल को अनलॉफुल से अलग करना चाहें और वो संभव नहीं है वहाँ पे, तो फिर वो जो दोनों ट्रस्ट है वो दोनों का दोनों जो है मिल के वॉइड हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि एक अनलॉफुल हुआ और एक लॉफुल हुआ और दोनों को आपस में हम सेपरेट नहीं कर पाते, यानी दोनों ट्रस्ट आपके साथ साथ काम करेंगे तो वहाँ पर दोनों ट्रस्ट जो है वॉइड हो जाएंगे। अब ये स्पष्टीकरण में बता रहा है कि ऐसी कोई संपत्ति जो अचल है और वो यहाँ नहीं किसी विदेश में यानी भारत के बाहर है, तो उस संपत्ति को विदेश की संपत्ति माना जाएगा और वहाँ पर वही एक्ट या फिर वही अधिनियम, वही लॉ चलेगा जो विदेश में चलता है। यहाँ पर मतलब इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और उसकी संपत्ति, अचल संपत्ति किसी विदेश में यानी इंडिया के बाहर है, तो वो चाहेगा कि इंडियन जो है ट्रस्ट एक्ट 1882 पे लागू हो, तो वो नहीं हो सकता। अब आप इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिए। सबसे पहले बोल रहा है कि क संपत्ति को इसलिए बनाता है कि वो ख को न्यास पर अंतरित करना चाहता है और उसके लाभ और उन उपविधाओं के पालन पोषण में उपयोजित किए जाएं जिन्हें वैश्या बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। तो ये न्यास शून्य है, मुझे लगता है कि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्लियर है। तो दूसरा है कि क संपत्ति किसी न्यास पर वसीयत ख को इसलिए करता है कि वो संपत्ति को तस्करी के कारोबार में लगा दे और जो लाभ हो उनको वो क की संतान उससे क की संतान का जो है पालन पोषण किया जाए। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, तस्करी का कारोबार करने की बात हो रही है, तो इस तरह के अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं जिससे आप ऐसा कारोबार कर पाएँ तो वो शून्य है। अब ये वाला जो एक लास्ट इलस्ट्रेशन है ये समझने वाला है। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी है जिसका नाम क है, वो दिवाले वाली परिस्थिति में है, मतलब अब उसके पास पैसे नहीं बचे और कर्ज चुकाने की उसके हालात नहीं रहे और वो दिवालिया घोषित होने वाला है। और यहाँ पे ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो बी को देना चाहता है, जो बोल रहा है कि जो कि ए के मरने के बाद बी को मिलेगी।
लेकिन यहाँ पर एक बात ये वो समझा रहा है कि अगर ए नाम का आदमी दिवालिया हो जाता है और उसके पास जो प्रॉपर्टी है उससे अगर उसके लेनदार यानी जिन लोगों ने उसको कर्ज दिया होगा वो चाहेंगे कि वो उस प्रॉपर्टी से अपना कर्जा वसूल कर लें तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होता है तो उसकी सारी संपत्ति कोर्ट जो है न्यायालय जब्त कर लेते हैं और उसी की संपत्ति से बाकी के सारे के आगे के काम जो है वो पूरे किए जाते हैं जो अधूरे होते हैं, चाहे वो कर्ज चुकाना हो, चाहे जो भी हो, कोर्ट का पैसा हो, बैंक का पैसा हो, जो भी हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई आदमी अगर दिवालिया हो गया है और वो अपनी संपत्ति किसी को देना चाहता है जो कि उसके मरने के बाद ही किसी और को मिलने वाली है, तो अगर उसके लेनदार ये चाहेंगे कि उस संपत्ति से हम अपना कर्ज भी पूरा कर लें तो वो नहीं कर पाएंगे। यही यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। इस सेक्शन 4 में इतनी ही बात है, उसके बाद टिप्पणी वगैरह में कुछ भी है एक्स्ट्रा जो भी आप देख सकते हैं। और आप जब अपने खुद से पढ़ाई करिएगा तो इसको बैरक को अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।